Hello everyone, welcome to lecture number 10. Today we will going to discuss the Dirac equation for a free particle. Dirac equation for a free particle. ठीक है. So before going to start the derivation of Dirac equation for a free particle or a free cubic particle or a single particle, I am going to tell you some things about the Dirac equation that you know before this video. जैसा मैंने पहले भी आपसे बोला था कि Dirac equation क्या है, क्यों करता है, उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे. इस वीडियो में तीन चीजें देखेंगे कि why we need the Dirac equation, मतलब क्या है, क्या जरूरत क्या आन पड़ी Dirac equation की, need of this equation, Dirac equation. फिर देखेंगे उसका पूरा डेरिवेशन, फॉर्मलिज्म जिसको मैं बोलता हूँ. इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है भैया, लास्ट को जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे. ऐसा है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन. ठीक है. नीड में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा बेसिक सा ही बात बताएंगे कि डायरेक्ट इक्वेशन में हो क्या रहा है. ठीक है. तो यही तीन चीजें हम देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखो, तुम्हारा तो केजी इक्वेशन पहले से चल ही रहा था ना, तो तुम्हारा केजी इक्वेशन शुरू कर दिया था जो कि बोल रहा था रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था. तो केजी इक्वेशन जनरली डिस्क्राइब कर रहा था क्या, स्पिन जीरो पार्टिकल, जीरो स्पिन पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहा था. तो वही डिरेक नाम का एक शख्स ने कुछ अपना इक्वेशन दिए, डिरेक इक्वेशन. वो क्या, वो डिस्क्राइब किया स्पिन हाफ पार्टिकल को, हाफ स्पिन पार्टिकल को डिस्क्राइब करना चालू कर दिया. तो देखो, तुम्हारा जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन था, तुम्हारा जो ऐसी लिख लेता हूँ, ठीक है. स्क्रोडिंजर इक्वेशन, एस सी एच आर ओ डबल डॉट बी आई एन जी ई आर, स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो तुम्हारा था वो क्वांटम पार्टिकल के लिए सही था. डील विथ क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल के लिए एकदम करेक्ट था. बट जब हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट डाल दिए, व्हेन वी आर एडिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ये जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन था ये काम करना बंद कर दिया यहाँ पे. तो हाई एनर्जी पार्टिकल के लिए कोई तो इक्वेशन चाहिए ना. सो सो क्या हुआ, रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन को इक्वेशन की जरूरत पड़ी, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, या फिर ऐसे बोल लो कुछ ऐसे चीजों की जरूरत पड़ी जिससे वही जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स थे उसको अच्छे से दिखा पाए. देखो, डायरेक्ट केजी इक्वेशन तुमको थोड़ा बहुत अंदाजन आइडिया दे रहा था कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट उसको और एनहांस करके चले गए, जहां पे तुम्हारा सिमेट्री भी इंक्लूड हो गया. ठीक है. हाई एनर्जी पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन के साथ साथ तुम्हारा लॉरेंज इनवेरिएंस को लेके सिमेट्री भी इनकॉर्पोरेट हो गया, सिमेट्री भी इंक्लूड हो गया. तो इसको लिख लो. सो रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन, तो relativistic wave equation needed which is necessary to describe high energy particle, high energy particle while satisfying Lorentz invariance, Lorentz invariance. ठीक है, ये जो तुम्हारा पार्ट है ये शोज द पार्टिकल सिमेट्री. ठीक है. तो तुम्हारा डिरेक
क्या कि इसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन एनकाउंटर्ड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। डायरेक्ट इक्वेशन, ये तो पहले से बोलते आ रहे हैं ना, एनकाउंटर्ड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। जो तुमको बताया, क्या बताया तुमको? तुमको पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में आइडिया दिया। इट्स डिस्क्राइब और गिव आइडिया अबाउट पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारा जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था एंड स्पिन था, इलेक्ट्रॉन स्पीड था, वो तो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था क्वांटम मैकेनिक्स में। दो चीजें, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड जो इलेक्ट्रॉन स्पिन, प्लस लिखना उसका मतलब है नहीं, दोनों को जोड़ लो। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग से तुम्हारा पहले से क्वांटम मैकेनिकली में इनिशियली थे, लेकिन उसका कोई थ्योरिटिकल एविडेंस नहीं था ना। डोंट हैव एनी थ्योरिटिकल एविडेंस। देखो, दे आर प्रेजेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स इनिशियली, हम यूज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ थ्योरिटिकल एविडेंस, हमको सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा था जो कि डिस्क्राइब कर रहा, डिस्क्राइब और या फिर ऐसा बोलो रिजेम्बलेंस ले रहा था तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन डिरेक इक्वेशन ने क्या किया, वो नेचुरली स्पिन हाफ पार्टिकल को इनकॉर्पोरेट कर दिए एज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? तब पहले तुम जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और स्पिन हाफ पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में देख रहे थे, उसमें तुम क्या कर रहे थे? तुम वो स्पिन को जो है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, स्पिन को एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के तौर पर देख रहे थे। लेकिन यहाँ डिरेक इक्वेशन क्या क्या, डिरेक इक्वेशन ने, डिरेक इक्वेशन इनकॉर्पोरेट इक्वेशन ने क्या किया, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा जो स्पिन है उसको एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के तौर पे नेचुरली इनकॉर्पोरेट कर दिया। डिरेक इक्वेशन नेचुरली इनकॉर्पोरेट spin as an intrinsic intrinsic property। तो इसके बाद जब अगर वो स्पिन दे दिया, स्पिन रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एक अपने एक्सिस में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब स्पिन तो दे दिया, उसके साथ साथ बेहतरीन चीज दिया जो कि है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है कि उन्होंने जो मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया, और वो उनका जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, डिरेक इक्वेशन प्रेडिक्ट, डिरेक इक्वेशन predict magnetic moment, magnetic moment of electron, including the correct gyromagnetic ratio, including the correct gyromagnetic EME magnetic ratio, which is where is equal to 2. Okay, which is verified experimentally. Which is verified ठीक है, यही सब चीजें जो थी वो डायरेक्ट ने दे दिया। तीन चार चीजें थी। एक तो बताया रिलेटिविस्टिक सिमेट्री के बारे में, ठीक है, लॉरेंज इनवेरिएंस को ऐड करके बोला था ना डायरेक्ट इक्वेशन, जब मैं थोड़ा बता रहा था पहले तुमको, बोला था कि पेनी स्टॉर्म आएगा जो कि लॉरेंज इनवेरिएंस। देखो, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी
फिलहाल के लिए तो है नहीं, लेकिन आगे जब बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो तुम्हारा लॉरेंज इनवेरियंस टर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, जब सिमेट्री की बात होगी, कंजर्वेशन की बात होगी, तो लॉरेंज इनवेरियंस, गॉस इनवेरियंस, ये सब टर्म आएगा ही आएगा। क्यों ना, हम पहले से जानते हैं तुम्हारा क्वांटम फील्ड थ्योरी कंजर्वेशन को दिखाता है। विदाउट एनी कंजर्वेशन द थिंग्स डज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, सो नाउ अभी देखते हैं फॉर्मलिज्म ऑफ डायरेक्ट इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। ठीक है, हाँ देखते हैं डायरेक्ट इक्वेशन फॉर ए फ्री, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि एक डायरेक्ट इक्वेशन डिफाइन करेंगे एक सिंगल पार्टिकल के लिए। ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट मैट्रिसेस। फाइनली देखेंगे क्या होगा। देखो, तो पहले ये समझ लो, जो पहले करते आ रहे हैं वही करते आएंगे। क्यों, यहाँ पे दो ही चीजें यूज होंगी, जो है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। केजी क्वेश्चन में भी यही किया था, इसमें भी यही करेंगे। फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर ए फ्री पार्टिकल आर रिलेटेड एज, तुमको जैसे पता है ई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर्थ। वहीं से शुरुआत करते हैं, चलो लिखते जाओ उसको। फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, फॉर रिलेटिविस्टिक motion, for a relativity motion, the energy and momentum of a free particle of a free particle are are related as p square equal to p square c square plus m square c square। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस और माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर्थ का रूट ओवर। ठीक है, तो इसको ले लो, यहाँ से अगर हम एक सी कॉमन भी निकाल लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर सी प्लस, सॉरी अब निकाल, तो रूट ओवर है ना, रूट ओवर है तो ये चला जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर का जो पूरा है उसका, इसका एक रूट ओवर। अगर सी स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे तो होल का रूट ओवर देंगे। ठीक, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे हमको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमको क्या पता है, ये तुम लोग कह सकते हो, इसको इक्वेशन वन लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमको क्या पता है, E is equal to I h क्रॉस I dot t, P equal to माइनस I h क्रॉस, बोल सकते हो इक्वेशन। ठीक है, सो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में डाल दें, तो नाउ using equation 2 in equation 1, we get, हमको क्या मिल जाएगा, आई एच क्रॉस दो बाई दो टी प्लस और माइनस माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर होल। इसको अगर अच्छे से लिखें तो हमको क्या मिल जाएगा, आई एच क्रॉस दो साई बाई दो टी इक्वल टू प्लस और माइनस
सी स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको इससे कुछ मिलेगा ना कि माइनस एच स्क्वायर सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाई कर लेना इसमें एम स्क्वायर सी फोर। ठीक है, इसके साथ साथ सही, ठीक है, वही लिख लेंगे एम स्क्वायर सी फोर सही। इसका हाफ रह जाएगा, उसके साथ हमारा साई वाला टर्म ऐड होगा। ठीक है, ये निकाला था बाहर, फिर अंदर घुसेड़ दिया, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। आइस क्रस, हाँ सही है शायद, हाँ। तो हमको अगर यहाँ पे वो जो स्क्वायर को डिफाइन करना है एज एन ऑपरेटर, ठीक है, तो प्रोड्यूस फर्दर लिख के चलता हूँ, तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। to produce produce further we have defined we have defined square root of an operator which is not yet defined, which is not yet defined. Overcome this problem. To overcome this problem, did I assume that? Assume that तुम्हारा जो ये वाला टर्म था, कौन सा वाला, ये जो पी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, इसको इन टर्म्स ऑफ हम क्या अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं। एज्यूम दैट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी का। ठीक है, तो नाउ तुम्हारा ये जो P है, देखो जैसे ही एक मोमेंटम है वो डिपेंड करता है थ्री डायमेंशन में, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को जब हम लिखते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ ये जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, इसको वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस टर्म। ठीक है, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, तो वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा पी प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा एम सी इंटू अल्फा पी अल्फा वाई अल्फा जेड इंटू बीटा एम सी, वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी इंटू फिर से अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी। ठीक है, तुम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से तुमको बहुत सारे टर्म मिलेंगे। देखो मैं सीधा सीधा आंसर लिख लेता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, तुम इसको मल्टीप्लाई करना, फिर देखना कौन कौन सी चीजें कॉमन निकल सकता है, कौन कौन सी चीजें तुम साइड कर सकते हो, उसको देख के तुम एक स्टेप खुद कर लेना। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे। तुम इसको या इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर अल्फा एक्स अल्फा वाई पी एक्स पी वाई आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ अल्फा एक्स पी जेड
पी एक्स पी जेड, फिर इसको इसके साथ अल्फा एक्स बीटा पी एक्स एम सी, ऐसे करके फिर ये इसके साथ चार टर्म, 4, 8, 12, 16, 16 टर्म तुम्हारे आएंगे। उसको लेके मेरे को क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मिला के हमको क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, जो मेरे को चाहिए मैं उसके हिसाब से लिख लेता हूँ। तुम एक स्टेप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि उससे ये वाला स्टेप कैसे आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो खुद अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जब एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तुमको मैं ये नहीं कि मैं लिखवा रहा हूँ तुम लिखते जाना रट्टा मारते जाना, तुमको खुद भी थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बीटा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, दो बार रिपीट हुआ ना, प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स पी एक्स पी वाई। देखो एक वाला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा, फिर एक इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो दोनों मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर वैसे ही अ, गलत हो गया ये, क्या स्टैंड ये तो होगा प्लस से, ठीक है, प्लस ही चलना था। अल्फा जेड अल्फा वाई, ठीक है। अल्फा वाई अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई पी वाई पी जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड पी जेड पी एक्स प्लस अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स एम सी पी एक्स प्लस अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई एम सी पी वाई प्लस अल्फा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फा जेड एम सी पी जेड। ये जो पूरा लंबा सा है इसको हम देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ जब हम पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर पी एक्स पी वाई पी जेड इस सब के कोफिशिएंट को जब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, देखो इसके साथ जब तुम कंपेयर करोगे तुम्हारे कोफिशिएंट्स को, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग of coefficient of coefficient of px square py square pz square and mc square and mc square on on both side we get we get alpha x square equal to 1, alpha y square equal to 1, alpha z square equal to 1 and beta square equal to, ठीक है, ठीक हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने क्या पहले इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया, अब क्या इन सब के इक्वेशन को इक्वल करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ px py pz pz px on both side, comparing the coefficient of px py px py py pz pz px on both side, on both side we obtain अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा से इक्वल टू 0, यहाँ से हमको क्या मिल गया अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू माइनस अल्फा वाई, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा एक्स, वैसे ही अल्फा वाई अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा वाई इक्वल टू 0, that's why अल्फा वाई अल्फा जेड इज इक्वल टू अल्फा जेड अल्फा वाई
माइनस, ठीक है, वैसे ही अल्फा जेड अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई अल्फा जेड अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स अल्फा जेड, ठीक है। इसको दे देता हूँ इक्वेशन 4, 4, इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ बचा क्या, यहाँ से देखो, तुम्हारा पी एक्स पी वाई पी जेड टर्म चला गया, एम सी स्क्वायर टर्म चला गया, पी वाई पी एक्स पी जेड चला गया। अब क्या टर्म बचा, एम सी पी एक्स। ये जो एम सी पी एक्स एम सी पी वाई और ये सब जो टर्म है एम सी के साथ मल्टीप्लाई है, तो उसको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट और इसका एम सी पी एक्स कॉमा एम सी पी वाई कॉमा एम सी पी जेड on both side of equation 3, हमको क्या मिलेगा, अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स इक्वल टू 0, तो अल्फा एक्स बीटा क्या मिल जाएगा, माइनस बीटा अल्फा एक्स। वैसे ही अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई इक्वल टू 0, अल्फा वाई बीटा इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा वाई, अल्फा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फा जेड इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा, अल्फा जेड बीटा इक्वल टू माइनस बीटा अल्फा जेड। इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 5, सही दिया ना क्वेश्चंस। तो कुछ चार ये 5 होगा ना, तो इसको कर लो तुम 5, इसको कर लो तुम 6, इक्वेशन 5 इक्वेशन 6, ठीक है। नाउ हमारा जो इक्वेशन 4, 5, 6 तुम्हारा आ गया, वो क्या क्लियर करता है, वो क्लियर करता है तुम्हारा जो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। वो क्या होते हैं, एंटी कम्यूट होते हैं इन पेज, बट उनका जो स्क्वायर होता है वो यूनिटी होता है। वो क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा अल्फा बीटा जो सब आ रहे थे, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा सब आ रहे थे ना यहाँ पे, अल्फा बीटा ये जो सब अल्फा बीटा है, वो अल्फा बीटा वो क्या है, एंटी कम्यूट करते हैं। जब वो पेयर में होते हैं वो एंटी कम्यूट करते हैं, लेकिन जब हम उनका स्क्वायर लेते हैं तो हम उनका स्क्वायर क्या बोलता है, वो उसका स्क्वायर हमको यूनिटी देता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है क्या, ये सजेस्ट करता है वो एक नंबर कतई नहीं हो सकते, ठीक है। एंड दिस इज a set of anti-commute matrices to the Pauli spin matrix, therefore it is convenient to express in matrix। so हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, जब वो बोल सकता है ये कतई एक मैट्रिक्स टर्म तो कतई नहीं है, ये एक मैट्रिक्स टर्म बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो अकेले जब रह रहा है वो एंटी कम्यूट कर रहा है, जब मिलकर रह रहा है तो वो बोल रहा है स्क्वायर टर्म उसका यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि भाई देखो, अगर ये ऐसा चल रहा है तो एक नंबर तो भूल से भी नहीं ना, अगर ये नंबर तो नहीं ना, वो क्या हो जाएगा, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसी को लिख लेते हैं, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, it is clear that to clear that the alpha and beta, the alphas and मतलब जितने भी अल्फा और जितने भी बीटास हैं, तो एंटी कम्यूट इन पेयर्स, एंटी कम्यूट इन पेयर्स एंड द स्क्वायर्स, and its squares are in unity, हाँ, in unity। These property clearly suggests that clearly suggest that they can't be a number, they can't
BA number and and already we have a set of anti-commutation. Already we have a set of anti-commutation matrices to the Pauli speed matrices to the Pauli speed matrices. Therefore, it is convenient express them in matrix. The positive and negative sign can be taken. The positive and negative sign can be, can be taken since the replacement of alpha by minus alpha and beta by minus beta. Since replacement of alpha by minus alpha and beta by minus beta in equation 4, 5, and 6. The relationship between the relationship between alpha and beta does not occur. Alpha and beta does not. देखो, अगर हम अल्फा के बदले माइनस अल्फा और बीटा के बदले माइनस बीटा डाल भी दे, तो ये जो तीन इक्वेशन हमको मिले थे ना, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, देखो उसमें कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं ना, कुछ तो चेंजेस नहीं आएगा। वही तो बात है कि जो बोल रहा है इक्वेशन 4, 5, 6 तीनों में हमको अल्फा बीटा मिला था। अगर हम टेस्ट करते हैं, अगर हम उसमें कुछ नेगेटिव साइन भी इनकॉर्पोरेट कर दे, तो कोई भी इक्वेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हैमिल्टनियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल क्यू में तुम्हारा जो एनर्जी होता है वही तो टर्म्स ऑफ हैमिल्टनियन आता है, क्योंकि तुम हैमिल्टनियन को ही तुम्हारा एनर्जी बोल सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हैंस द हैमिल्टनियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल is equal to h equal to e equal to c अल्फा टी प्लस बीटा। ठीक है, h इक्वल टू क्या तुमको मिल गया? सी अल्फा पी प्लस बीटा। ठीक है, सी अल्फा पी बीटा एम सी। So now the Dirac Hamiltonian for a free particle. Now the Dirac Hamiltonian of a free particle of a free particle E is equal to H is equal to C alpha P plus beta F C square H psi R T। यहाँ पे देखो हम इंटरप्रेट करते हैं साइड को, तो क्या मिल गया? C alpha P psi R T plus beta C square psi
आर टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई एच क्रॉस रो साई बाई डो टी आर टी इक्वल टू सी अल्फा माइनस आई एच प्लस ग्रेड साई आर टी प्लस एम सी स्क्वायर बीटा साई। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आ गया, ये आ गया तुम्हारा डायरेक्ट इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आर द डायरेक्ट मैट्रिसेस। ये क्या रिप्रेजेंट बोल रहा है, डायरेक्ट इक्वेशन और ए फ्री पार्टिकल अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा तुम्हारा क्या है, फ्री पार्टिकल्स है, आर डायरेक्ट मैट्रिसेस। वो क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो फ्री पार्टिकल अल्फा एंड बीटा है कोई नंबर नहीं ना, वो एक क्या है, वो एक डायरेक्ट मैट्रिसेस है, आर डायरेक्ट मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट मैट्रिसेस बोल क्या रहा है, या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गया, कि प्रॉपर्टी तो नहीं देखा अब तक, इसके बाद देखेंगे। तो देखो यहाँ तक तो समझ ले कि फ्री पार्टिकल का डायरेक्ट इक्वेशन कैसे होता है, लेकिन अब समझ लो कि ये डायरेक्ट इक्वेशन बोल क्या रहा है, मतलब ये समझाना क्या चाहता है। तो अब इसको क्या लिख लेंगे, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। देखो रट्टा मार के तो कोई भी मार्क्स ले आएगा, फिजिक्स को समझो, उसके पीछे के फिजिक्स को तो समझना पड़ेगा ना, कि उसका पीछे का फिजिक्स क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। इट इंक्लूड द पार्टिकल एंटी पार्टिकल सिमेट्री। ये जो डायरेक्ट इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन इंक्लूड पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल सिमेट्री, मतलब दोनों का ही सिमेट्री वो बोल रहा है। देखो पहले मैंने बोला था तुमको, फोर कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट स्पैनर, ठीक है, तो द फोर कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट स्पैनर सॉल्यूशन, स्पैनर सॉल्यूशन ऑफ द डायरेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट both positive and negative energy। तो ये जो स्पैनर और ये जो सॉल्यूशन का चार कंपोनेंट क्या क्या है, देखो थोड़े ध्यान से जरा लॉजिकली समझो। मैं क्या बोल रहा था कि स्पिन है पार्टिकल को नोट कर रहा है, तो स्पिन अप, स्पिन डाउन और पार्टिकल, वैसे ही स्पिन अप, स्पिन डाउन पर एंटी पार्टिकल। यही तो वो चार कंपोनेंट हैं जो कि स्पिन के साथ साथ तुमको पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। So the main thing is डिराक इक्वेशन ने क्या क्या समझो, डिराक इक्वेशन कर क्या रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो पॉजिटिव एनर्जी का तो सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन दिया, उन्होंने एक ही इन्हें सिंगल फॉर्मलिज्म में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों का सॉल्यूशन दे दिया, जो कि हमको आइडिया दे रहा है किसका, ना पेयर प्रोडक्शन और पेयर क्रिएशन और एनिहिलेशन का आइडिया दे रहा है, किसका, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन। ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ड्यू टू गिविंग द फॉर्मलिज्म इन ए सिंगल मैनर, मतलब समझ लो दोनों का पार्टिकल और एंटी पार्टिकल फॉर्मलिज्म जब डिराक ने दिया एज particle and anti-particle concept in a single formalism, which lead to which lead to
the concept of reintroduction and annihilation। ठीक है, फिर ये क्या क्या देखो, इसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन क्या शो कर रहा है, इसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन तुमको दे रहा है प्रोबेबिलिटी करेंट। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी को ऊपर लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी करेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, जे म्यू इज इक्वल टू साइन, ये गामा है, ठीक है, गामा म्यू साइन। तो यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइड अगर साई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये क्या बोल रहा है, फाइंडिंग अ पार्टिकल इन द लोकेशन, फाइंडिंग अ पार्टिकल लोकेशन। वही पार्टिकल तो रिलेटिविटी एस्पेक्ट में जा रहा था, रिलेटिविटी एस्पेक्ट में भी, हाई एनर्जी में भी ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका लोकेशन बता रहा है, और क्या चाहिए भाई तुमको। तो देखो, बस लोकेशन बताना काम नहीं था, ये जो तुम्हारा था, ये जो बोल रहा है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो। अगर ये बोल रहा है कि पार्टिकल का लोकेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्वांटिटी कंजर्व हो रहा होगा। तो कंजर्व कैसे हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या कंजर्व हो रहा है, तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी करंट है वो कंजर्व है। हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो प्रोबेबिलिटी करंट है वो म्यू जे म्यू इज कंजर्व, इज मतलब प्रोबेबिलिटी करंट विच, गलत है थोड़ा, गलत भी है, ये जीरो है एज प्रोबेबिलिटी, ये करंट इज, तो देखो ये तो कंजर्व हो गया, तो ये बता क्या रहा है, देखो थोड़ा दो चीजों को ध्यान से देखो। ये यहाँ पे बता रहा है लोकेशन, यहाँ पे बोल रहा है कंजर्व। तो जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी करंट तुम्हारा कंजर्व स्टेट में चले जा रहे हैं, वो तुमको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तुमको लोकेशन मिल रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि तुम्हारा जो स्पेस एंड टाइम है, तुम उसमें तुम्हारे जितने भी प्रोबेबिलिटी बनेंगे तुम उसको कंसिस्टेंटली ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टर्म तुम्हारा कंजर्व है, विच एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटीज एडेड ऑन consistently across space and time। ठीक है, नाउ तुम्हारा जो स्पिन हाफ पार्टिकल था, तुम्हारा स्पिन हाफ पार्टिकल था, ये इंटरेक्ट कर रहा था किसके साथ, ईएम फील्ड के साथ। ये किसने बोला, ये बोला तुम्हारा, बट when EM field induction is actually introduced, when EM field is actually introduced evidences के साथ, introduced, तो till then तुम्हारा डायरेक्ट इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर चुका था, किनेटिक मोमेंटम। डायरेक्ट इक्वेशन डिस्क्राइब अ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक, जो कि फिर आगे एक और कॉन्सेप्ट के साथ ज्वाइंट होता है, क्या, स्पिन ऑर्बिट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा डिराक इक्वेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये था तुम्हारा डिराक इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों तुम वो ध्यान से लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय फिजिक्स।